विद्यार्थियों, अब हम पढ़ेंगे कि राष्ट्रीय आय क्या होती है, राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाएं और राष्ट्रीय आय को मापने की विधियां कि राष्ट्रीय आय को ज्ञात कैसे किया जाता है। राष्ट्रीय आय की अवधारणा समष्टि अर्थशास्त्र की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा है, क्योंकि यह अर्थव्यवस्था के समस्त समष्टि चरों को प्रभावित करती है। इसलिए देश की सभी बड़ी आर्थिक समस्याओं के विश्लेषण में यह सहायक होती है। राष्ट्रीय आय की धारणा समष्टि अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण भाग होने के कारण इसके अंतर्गत देश की संपूर्ण आय का माप किया जाता है। तो साधारण शब्दों में राष्ट्रीय आय किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों के समग्र योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। तो राष्ट्रीय आय में अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को ही शामिल किया जाता है, मध्यवर्ती वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता। अब राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं समझने से पहले हमें उसकी कुछ मूल अवधारणाओं को समझना जरूरी है। तो पहले हम उसकी कुछ मूल अवधारणाएं हैं उनका अध्ययन करेंगे। पहली है राष्ट्रीय व घरेलू, नेशनल, और दूसरा है डोमेस्टिक। पहला राष्ट्रीय, इसका संबंध केवल सामान्य निवासी से होता है। सामान्य निवासी व्यक्ति और संस्था दोनों हो सकते हैं। सामान्य निवासी साधारणतः एक देश में निवास करता है जिसका आर्थिक रुचि का केंद्र भी वही देश होता है। यह जरूरी नहीं है कि किसी देश का सामान्य निवासी उस देश का नागरिक भी हो। जैसे मान लो कोई भारतीय एक साल से ज़्यादा अमेरिका में रह रहा है, तो उसका आर्थिक रुचि का केंद्र भी वही देश होगा, तो वह अमेरिका का सामान्य निवासी कहलाएगा, भले ही वह भारत का नागरिक हो। तो हम भारत के सामान्य निवासियों के अंतर्गत उनको सम्मिलित करेंगे। एक तो अपने देश के नागरिक जो अपने देश में निवास कर रहे हैं और जिनके आर्थिक रुचि का केंद्र भी अपना ही देश है। दूसरे देशों के नागरिक जो एक वर्ष से अधिक की अवधि से हमारे देश में रह रहे हैं और उनका आर्थिक रुचि का केंद्र भी हमारा ही देश है। और हमारे देश के नागरिक जो इस देश में स्थित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे विश्व बैंक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है और विदेशी दूतावासों में काम करते हैं, वो भी हमारे सामान्य निवासी कहलाएंगे। दूसरी अवधारणा है घरेलू। इसके अंतर्गत सामान्य निवासी तथा गैर सामान्य निवासी में अंतर नहीं करते हैं। तो घरेलू सीमा का मतलब हो गया कि किसी देश की राजनीतिक सीमा तथा समुद्री सीमा। तो राष्ट्रीय और घरेलू का साधारण शब्दों में हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि भारत की बाउंड्री के अंदर विदेशी भी हो सकते हैं और भारतीय भी हो सकते हैं, वो आएगा घरेलू की अवधारणा के अंतर्गत। और राष्ट्रीय है तो इसका मतलब ये हो गया कि भारत के सामान्य निवासी वो भारत के अंदर भी हो सकते हैं और भारत के बाहर भी हो सकते हैं। अब इन दोनों में जो अंतर है वो है विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय का। तो जो विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIA। इसका मतलब है कि जैसे भारत के लोग हैं वो दूसरे देश में रह रहे हैं तो वहाँ पर अपनी साधन सेवाएं दे रहे हैं, तो उनके बदले में उनको जो भुगतान प्राप्त होता है। और इसी प्रकार दूसरे देश के जो नागरिक हैं वो हमारे यहाँ पर काम कर रहे हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो उनके बदले में जो उनको भुगतान प्राप्त हो रहा है, इन दोनों का अंतर विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय कहलाता है। तो जो राष्ट्रीय और घरेलू की अवधारणा है इसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय इसी का ही महत्वपूर्ण रोल है। अगर हमें राष्ट्रीय ज्ञात करना है तो घरेलू के अंदर
विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ देते हैं, और अगर हमें घरेलू ज्ञात करना है तो राष्ट्रीय में से विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को घटा देते हैं। हिंट के तौर पर स्क्रीन पे लिखा हुआ है n = d + NFIA, और फिर नीचे लिखा हुआ है d = n - NFIA। n का मतलब है नेशनल, d का मतलब है डोमेस्टिक, और NFIA का मतलब है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। अब दूसरी महत्वपूर्ण अवधारणा है वो है सकल और शुद्ध, ग्रॉस एंड नेट। सकल तथा शुद्ध धारणाओं में प्रमुख अंतर का आधार स्थायी पूंजी का उपभोग या घिसावट व्यय है। अगर हम सकल में से घिसावट व्यय को घटा दें तो हमें शुद्ध प्राप्त हो जाता है, और अगर हम शुद्ध में घिसावट व्यय को जोड़ दें तो हमें सकल प्राप्त हो जाता है। या हिंट के तौर पर लिखा हुआ है G - D = N। G का मतलब है ग्रोस, D का मतलब है डेप्रिसिएशन, मूल्यह्रास, घिसावट व्यय, और N का मतलब है नेट। तो हमें इस प्रकार भी इसको ज्ञात कर सकते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण उसकी मूल अवधारणा है बाजार कीमत तथा साधन लागत या कारक लागत, मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। अब जो साधन लागत और बाजार कीमत है, तो साधन लागत का मतलब है कि कोई फर्म साधनों का प्रयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करती है, तो वह उन साधन की जो सेवाएं उसने ली है उसके बदले में उनको वो भुगतान प्राप्त करती है, तो वह उसके लिए लागत है, तो वो साधन लागत कहलाती है। अब जैसे ही वस्तु बाजार में जाती है तो उसके ऊपर अप्रत्यक्ष कर लगता है, इससे उस वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाती है, और सरकार उस वस्तु को कम कीमत पर बेचने के लिए आर्थिक सहायता भी प्रदान करती है। तो अप्रत्यक्ष कर से तो उस वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाती है, और आर्थिक सहायता से उस वस्तु की कीमत में कमी हो जाती है। तो अगर हमें बाजार कीमत ज्ञात करनी है तो साधन लागत में अप्रत्यक्ष कर को जोड़ देंगे और आर्थिक सहायता को घटा देंगे। वहीं दूसरी ओर अगर हमें साधन लागत ज्ञात करनी है तो बाजार कीमत में से अप्रत्यक्ष कर को तो घटा देंगे और आर्थिक सहायता को जोड़ देंगे। क्योंकि बाजार कीमत में अप्रत्यक्ष कर जुड़ा हुआ है, इसलिए साधन लागत ज्ञात करने के लिए बाजार कीमत में से अप्रत्यक्ष कर को घटाएंगे, और क्योंकि बाजार कीमत में आर्थिक सहायता जुड़ी हुई होती है, घटी हुई होती है, इसलिए उसमें से उसको जोड़ देंगे तो हमें साधन लागत प्राप्त हो जाएगी। अप्रत्यक्ष करों व आर्थिक सहायता के अंतर को शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, नेट इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि अगर हमें बाजार कीमत ज्ञात करनी है तो साधन लागत में शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, जो कि अप्रत्यक्ष कर और आर्थिक सहायता का अंतर होता है, उसको उसमें जोड़ देते हैं। और अगर हमें साधन लागत ज्ञात करनी है तो बाजार कीमत में से शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को घटा देते हैं। हिंट के तौर पर लिखा हुआ है MP = FC + IT - S। MP का मतलब है मार्केट प्राइस, FC का मतलब है फैक्टर कॉस्ट, और IT का मतलब है इनडायरेक्ट टैक्स, और S का मतलब है सब्सिडीज। अब अगली महत्वपूर्ण अवधारणा है वो है कारक या साधन आय तथा हस्तांतरण आय या हस्तांतरण भुगतान, फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर पेमेंट। साधन आय उस आय को कहते हैं जो उत्पादन के साधनों के स्वामियों को अपनी साधन सेवाओं को उत्पादकों को अर्पित करने के बदले में प्राप्त होती है। वहीं हस्तांतरण भुगतान एक पक्षीय भुगतान होते हैं। ये दान या अनुदान की भांति होते हैं जो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को दिए जाते हैं।
इन भुगतानों के फलस्वरूप अर्थव्यवस्था में वस्तुओं तथा सेवाओं का कोई उत्पादन नहीं होता। तो यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि राष्ट्रीय आय के अनुमान में केवल साधन आय को ही सम्मिलित किया जाता है, हस्तांतरण भुगतान को सम्मिलित नहीं किया जाता, क्योंकि हस्तांतरण भुगतान अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं का कोई उत्पादन इससे नहीं होता है, जबकि साधन जो आय है उससे होता है, इसलिए उसको तो राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है और इसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। अब है विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय और गिसावट, NFIA और डेप्रिसिएशन डी, जो कि हमने पहले वाली अभी जो पीपीटी थी उसमें देखा था। तो पहला है इसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। अब विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय हैं, उसके कौन कौन से घटक हैं। पहला है कर्मचारियों का शुद्ध पारिश्रमिक। जैसे एक देश के लोग विदेश में अस्थायी रूप से काम करते हैं और इसी प्रकार से दूसरे देश के लोग भी एक देश में अस्थायी रूप से काम करते हैं, तो उनके बदले में जो उनको पारिश्रमिक मिलता है, इन दोनों का अंतर कर्मचारियों का शुद्ध पारिश्रमिक कहलाता है। फिर दूसरा पॉइंट है संपत्ति तथा उद्यमशीलता से प्राप्त शुद्ध आय। यह एक देश के निवासियों द्वारा लगान, ब्याज तथा लाभ के रूप में प्राप्त आय तथा शेष विश्व को किए गए ऐसे ही भुगतानों का अंतर होता है। तीसरा है विदेशों में निवासी कंपनियों की शुद्ध प्रतिधारित आय। यह विदेशों में स्थित निवासी कंपनियों की प्रतिधारित आय तथा देश की घरेलू सीमा में स्थित विदेशी कंपनियों की प्रतिधारित आय का अंतर होता है। अब है गिसावट के घटक। इसमें है सामान्य टूट फूट। इसमें वे खर्चे सम्मिलित होते हैं जो लगातार उत्पादन के दौरान स्थायी पूंजी की गिसावट के कारण करने पड़ते हैं। दूसरा अप्रचलन। इससे तात्पर्य है उन खर्चों से है जो उत्पादकों को पूंजीगत मशीनों के पुराना पड़ने पर उनके स्थान पर नई मशीनों के प्रयोग करने के कारण करने पड़ते हैं। तीसरा है मशीनों की आकस्मिक हानि। इसमें उत्पादन प्रक्रिया के दौरान होने वाले मशीनों के ब्रेकडाउन आदि पर होने वाले खर्चे को शामिल किया जाता है। ये गिसावट के कंपोनेंट्स है।